हेलो एंड वेलकम बैक टू आर्ट्स लर्नर्स। तो आज हम कवर करेंगे इमर्जेंस ऑफ पावर ब्लॉक्स। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो दो ब्लॉक्स बने थे, अलाइड एंड एक्सिस। एक्सिस में हमारे पास तीन कंट्रीज थी, जर्मनी, इटली एंड जापान। तो ये जर्मनी, इटली, जापान ये हार गए थे। तो हारने के बाद इनको इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस सफर करना पड़ा। तो ये लोग तो अब कंपटीशन में थे ही नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस और हार सबका सामना करना पड़ा। एलाइड में चार थे, एक तो ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसएसआर। तो अगर हम नोटिस करें तो ब्रिटेन और फ्रांस ने बहुत ज़्यादा कॉलोनीज बनाई थी, और ये वो टाइम था जब इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑलमोस्ट हर कॉलोनी में पीक पे था। जैसे कि हम देखें तो हमें इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में। तो इस समय तक तो सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी थी कि ना चाहते हुए भी भाई आज़ाद करना ही पड़ा। एंड अब ये दोनों बच गए, यूएसए और यूएसएसआर। और यूएसएसआर को इस बात की नाराजगी भी थी कि भाई तुमने बॉम्ब ड्रॉप किया, हम एक ब्लॉक में थे, इन्फॉर्म तो करना चाहिए था, बताना तो चाहिए था कि हाँ हमारा नेक्स्ट मूव ये होने वाला है। एंड अब जब ये दोनों रिमेनिंग पावर्स हैं और ये ग्लोबल स्टेज पे सुपर पावर्स की तरह इमर्ज हुई, तो अब इनके बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो हमने पहले तो देख ही लिया कि मिलिटरीली अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहे थे कि 1950s ऑनवर्ड्स दोनों ने न्यूक्लियर वेपन्स को भी बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के, मतलब 21,000 किलोटन तक के न्यूक्लियर वेपन दोनों ने डेवलप कर लिया था। इधर क्या हो रहा है कि अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए और दिखाने के लिए कि सी आई एम मोर पावरफुल देन यू, इन्होंने क्या किया, अलायंस बिल्डिंग स्टार्ट किया। तो जो यूएसए था उसको हम वेस्टर्न या कैपिटलिस्ट अलायंस भी बोल सकते हैं। क्या था कि पहले ये सिर्फ यूरोप में देखा गया। फॉर एग्जांपल ये यूरोप है, तो ये जो वेस्टर्न साइड है, ठीक है, इसको वेस्टर्न अलायंस कहा गया, और ये ईस्टर्न साइड है, इसको ईस्टर्न अलायंस कहा गया। इधर यूएसए है, ठीक है, और यूएसए की आइडियोलॉजी क्या है, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। तो इनको हम कैपिटलिस्ट अलायंस भी कहते हैं। वही इधर ईस्टर्न है तो ये यूएसएसआर वाला है, और ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं तो इनको कम्युनिस्ट ब्लॉक कहेंगे। अब ऐसा होता है ना कि जैसे दो लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है और दोनों के पास सेम लेवल का ऑलमोस्ट पोटेंशियल है, थोड़ा बहुत अंतर है, तो अगर पहला वाला कुछ करता है तो दूसरे वाले को लगता है अच्छा इसने ये कर लिया, मैं क्या करूँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो यहाँ भी यही सब चीज़ें चल रही है। हम देखेंगे जैसे कि इधर वाला अलायंस बना तो ऑल्सो यूएसए इज ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न और कैपिटलिस्ट ब्लॉक, व्हाइल यूएसएसआर इज नोन एज द ईस्टर्न और कम्युनिस्ट ब्लॉक। इन्होंने क्या किया, नेटो को फॉर्म किया 1949 में अप्रैल में। नेटो क्या है, इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसे बनाने का कोई ना कोई पर्पस होता है। यहाँ पर्पस था कलेक्टिव सिक्योरिटी का। अब ये माना गया था, जो आप उसको यूएसए बोल दो या फिर वेस्टर्न ब्लॉक या कैपिटलिस्ट ब्लॉक कुछ भी, तो कैपिटलिस्ट ब्लॉक में अब किसी भी मेंबर पे अगर छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा अटैक होता है तो ये नहीं माना जाएगा भाई तेरी प्रॉब्लम है तो तू संभाल, ये नहीं था। उस पूरे ब्लॉक पे अटैक माना जाएगा और उसको डील करने के लिए पूरा ब्लॉक के मेंबर्स एक साथ काम करेंगे। दैट वाज द पर्पस ऑफ नेटो। अब इन्होंने फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया कि हाँ भाई यूनिटी को थोड़ा मेंटेन करके रखना है, कहीं ये ना कोई भड़का के ले जाए दूसरी साइड में। तो ये था सेटो और सेंटो। सेटो का फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब यूएसए ने ये सब बनाया तो इसको भी तो दिखाना है ना कि भाई मैं भी पावरफुल हूँ, तुम जो कर सकते हो हम भी कर सकते हैं। तो फिर यूएसएसआर ने क्या किया, नेटो फोर्सेस को काउंटर करने के लिए बनाया गया वार्सो, जो कि 1955 में बनाया। वार्सो पोलैंड का कैपिटल है। तो ये याद रखना है, कभी कभी 1 मार्क में पूछ सकता है। एंड जैसे कि मैंने पहले बता दिया, पर्पस था कि नेटो फोर्सेस को काउंटर करना है। अब जब तो इन्होंने अपना रिस्पांस दिया है रीजनल नेबर्स के साथ क्लोज रिलेशन फॉर्म करके, पर्टिकुलरली नॉर्थ कोरिया, वियतनाम में
नॉर्थ वियतनाम इन पर्टिकुलर, नॉर्दर्न रीजन और इराक। अब किसी कंट्री के बीच में क्लोज रिलेशन है कि नहीं, वो कैसे डिसाइड होगा? अब देखो, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, उनको डिस्कस करके उन पे कुछ कोऑपरेट करना, उसको डील करना, फिर डेवलपमेंट के लिए, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए एक साथ कोई प्रोग्राम बनाना, टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज, वो सब चीज़ें होता है कि हाँ इनके बीच में रिलेशंस अच्छे हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे होती। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यूएसए और यूएसएसआर तो ऐसी सुपर पावर्स थी, इनको किसी और की जरूरत थी नहीं, इनके बराबर कोई था नहीं, तो फिर इनको अलायंस बनाने की क्या जरूरत थी? तो सुपर पावर्स के अलायंस बनाने का एक सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि वो आइडियोलॉजी से एसोसिएटेड था। जैसे ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव रखते थे और ये कम्युनिस्ट। तो ये था कि अगर जैसे यूएसए के अलायंस में ज़्यादा मेंबर्स होते, ज़्यादा बड़ा अलायंस होता, तो इसका मतलब ये है कि यूएसए की जो आइडियोलॉजी है वो बहुत अच्छी है और उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अगर इसका होता तो इसमें भी सेम चीज़ होती। तो एक तो पहला था कि आइडियोलॉजी किसकी सुप्रीम है वो दिखाने के लिए, और दूसरा रीज़न था वाइटल रिसोर्सेज। अब कुछ जैसे कि कुछ रीजन्स है, जैसे कि मिडल ईस्ट, तो वहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी का क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम ये सब मिलता है और बहुत अच्छी क्वांटिटी में भी। तो एक ये रीज़न था। अब ये था कि टेरिटरीज उनको चाहिए थी जहाँ से वो अपने ट्रूप्स को लॉन्च कर सके, जैसे कि क्यूबा हमने देखा, और क्यूबा वाला एग्जाम्पल इसमें भी देखेंगे कि अब ऐसा होता था कि इन दोनों की, अब जैसे ये है एक अलायंस, एक इधर है, एक इधर किसी कोने में है, अब इतना बड़ा डिस्टेंस है, तो स्पाई कैसे करेंगे, दूसरे की एक्टिविटीज मॉनिटर कैसे करेंगे? तो अगर मान लो इधर कहीं वाला जो है, अगर इधर का अलायंस बन जाता है तो ये तो आराम से इसकी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकते हैं। तो एक ये था, और इकोनॉमिक सपोर्ट। इस ग्रुप में अगर फॉर एग्जांपल 25 मेंबर्स हैं, ठीक है, और ये एक अकेला है, तो मिलिट्री एक्सपेंस है तो इस अकेले को पे करना पड़ेगा सारा। बट अगर इसमें 25 है, ठीक है, तो हाँ कुछ होगा कि वीक है, मतलब उतना केपेबल नहीं है, लेकिन अगर आप सब में थोड़ा करके डिवाइड करेंगे तब भी किसी एक पे बर्डन नहीं आएगा। तो इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए भी अलायंस बनाया था। और ये जो छोटी छोटी कंट्रीज थी वो अलायंस क्यों बनती थी, वो क्यों यूएसए में या यूएसएसआर के साथ आ जाती थी? क्योंकि बदले में उनको इकोनॉमिक, मिलिट्री, हर तरीके का एड और प्रोटेक्शन का प्रॉमिस मिलता था। और उन लोगों के लिए तो अच्छा ही था ना, कि मतलब उनको ये था कि अगर मेरे नेबर से मेरा कुछ प्रॉब्लम होता है या कुछ लड़ाई वड़ाई होती है तो मेरे साथ मेरे ब्लॉक के मेंबर्स है तो मैं इसको देख लूंगा। तो वो टेंशन फ्री रहने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए, हर तरीके की एड के लिए वो भी खुशी खुशी मान जाते थे। बट ऐसा हर सिचुएशन में नहीं होता था। जैसे हमने यूएसएसआर का एग्जाम्पल देखा, इन्होंने ये इंश्योर करने के लिए जो ईस्टर्न वाला साइड पूरा यूएसएसआर में है, उन्होंने थोड़ा बहुत मिलिट्री का भी, हम देखेंगे कि बहुत जगह तो ऐसा था कि प्यार से मान जाओ, नहीं तो मनवाना तो हमें फिर भी आता है। वो वाला हमने देखा यूएसएसआर ने जैसे ईस्टर्न अलायंस को अपने साथ लिया, तो उसमें क्या था कि कुछ रीजन में जब प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस की वजह से ही इनके साथ आए। क्या होता था कि कई बार अलायंस के बीच में भी लड़ाई हो जाती थी, और उसका एग्जाम्पल है ये चाइना वर्सेस यूएसएसआर। 1950s में तो ऐसी छोटी मोटी बातचीत होती है इनकी और फिर उतना कुछ हो जाती है, लेकिन अब भाई टेरिटरी तो हो गया ना कि मेरे एरिया में तुम कैसे कवर कर सकते हो, कैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो। तो 1969 पे इनका अच्छा खासा डिस्प्यूट देखा जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नाम करेंगे, नाम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब कैसे कंट्रीज को लगा कि अभी तो इंडिपेंडेंस मिली है, कहीं ऐसा ना हो वेस्टर्न और ईस्टर्न ब्लॉक के चक्कर में हम अपनी इंडिपेंडेंस ही खो दें। एंड तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थैंक यू फॉर एनकरेजिंग मी एंड फॉर द सपोर्ट विच यू हैव shown